हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के पार्ट 7 त्रिभुज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे, पार्ट 2। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो चैनल में नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा आज का। दी गई आकृति में कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है? इन त्रिभुजों का नाम सर्वांगसमता नियम अनुसार लिखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में दो त्रिभुज है। तो हमें पहले ये देखना है कि ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, और उसके बाद हमें बताना है सर्वांगसमता नियम के हिसाब से त्रिभुजों का नाम बताना है कि हम कैसे लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं बेटा, तो उनका नाम जो है एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा जाता है। अगर उसमें आप उनका नाम में जो बिंदु है आगे पीछे कर देंगे तो वो नाम गलत हो जाएगा। तो आज हम पहले क्वेश्चन में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें दो सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व अपना। सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में बेटा आप ध्यान दीजिए, जब भी हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, मोस्टली जो ये हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर है, या फिर जो इससे अगला चैप्टर आएगा चतुर्भुज, जहां पर आपको ज्यादातर जो सिद्ध करने वाली क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, तो आपको हमेशा एक तो दिया है लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वो जरूर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है वो हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको इतना सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, लेकिन अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, ये जो चिन्ह आपके लगे हुए हैं, ये देखिए, एक मार्क यहाँ है, एक मार्क यहाँ है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए पी या पी ए, जो भी आप समझना चाहते हैं, दोनों तरीके से कंसिडर किया जा सकता है। और यहाँ से पी वाई या वाई पी जो भी है, दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। तो ये ए पी और पी वाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक टिक लगा है, दिख रहा है ना आपको, कट, और यहाँ पर भी एक साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में भुजा बराबर है। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो है साइन आपके, सिमिलरली वैसे ही दो साइन इस तरफ है। इसका मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी भी आपस में बराबर है। तो कई बार हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है और कई बार हमें डायग्राम में मेंशन होती है, तो हमें दोनों में से लिखनी है। अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन से लिख दीजिए, डायग्राम में है तो डायग्राम से लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, एपी बराबर पी वाई, एक ये चीज दी है हमें, और दूसरा हमें लिखना है बीपी बराबर पी एक्स, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा एज सच कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं मिल रही है अपने। अब नेक्स्ट जो इसमें पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। दिया है के बाद हमें जो सिद्ध करना है या जो दर्शाना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ सिद्ध नहीं करना। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, हमें त्रिभुजों के नाम लिखने हैं सर्वांगसमता नियम के अनुसार। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन आने वाले आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर इसके बाद एक नया स्टेप जो होता है वो जरूर लिखना है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई सिद्ध नहीं करना है, हमें सिर्फ त्रिभुज के नाम लिखने हैं जो सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम इसको अब हल लिख लेते हैं सीधा। इसमें हम क्या लिख लेंगे, हल। तो अब आप यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर क्या लिखने हैं, त्रिभुज लिखने हैं, है ना। सर्वांगसमता नियम के अनुसार त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं बेटा। एक त्रिभुज आपका ये वाला है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है एक, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब हम ये देखेंगे पहले कि ये सर्वांगसम है या नहीं। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज, एक सेकेंड रुकिए। त्रिभुज, त्रिभुज का नाम अब देखिए मैं कैसे लिखती हूँ। पहला त्रिभुज लिख रही हूं मैं ए पी और बी, और त्रिभुज वाई पी एक्स,
ठीक है, जो मैंने त्रिभुज के नाम लिखे हैं मैं अभी आपको क्वेश्चन में आगे जब कंप्लीट हो जाएगा समझाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो पहला वाला त्रिभुज है बेटा आपका, ये वाला APB, और जो दूसरा त्रिभुज है YPX, इसमें ये AP और PY क्या है आपका आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो AP है वो क्या है, PY के बराबर है। और ब्रैकेट में हमें रीजन भी लिखना होता है जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, मीन्स क्वेश्चन में गिवन था ये। ठीक है, तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया है जो आपस में बराबर है। नेक्स्ट जो है इसमें, ये देखिए BP और PX, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया था। तो लिखेंगे BP बराबर PX है। ये भी क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो होते हैं हमें क्वेश्चन में जो दिए होते हैं वहीं से हमें मिल जाते हैं। बस एक पॉइंट होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। सर्वसम्मता नियम आपको पता ही होंगे, उसमें हमें तीन चीजें चाहिए होती है, या तो तीनों साइड चाहिए, है ना, या फिर एक साइड दो एंगल चाहिए, या दो एंगल एक साइड चाहिए, या राइट हैंड साइड और हाइपोटेन्यूस और साइड भी चलेगा। तो यहाँ वाला अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ चुकी है और दोनों ही क्या है, हमारी भुजा है ना, दोनों हमारी क्या है, भुजा है। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास कोई तीसरी चीज जो है वो आपस में बराबर होगी, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण है, ये दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं, जहां पर दो भुजाएं क्या हो रही है, आपस में कट रही है ना। त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं आपस में कट रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके कोण। और कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी अब कि एंगल APB बराबर है एंगल XPY के। और रीजन यहाँ लिखूंगी, क्यों लिखा है मैंने, ये हमें गिवन नहीं था बट हमने ये डायग्राम से समझा है। तो हमने लिखा है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपके पास दो साइड्स और एक एंगल आ चुका है ना। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मैं समझाऊंगी अगर आपको, तो पहले इस त्रिभुज को देख लीजिए, इस वाले त्रिभुज को बेटा, है ना, इसी त्रिभुज में देख लीजिए, ये आपकी साइड है, ठीक है, ये आपका कोण है जो हमने लिया है, और ये आपकी साइड है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर ये वाली साइड, ये वाला कोण और ये वाली साइड, तो ये साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर कौन सा वाला नियम लग रहा है हमारा सर्वांगसमता का, साइड एंगल साइड। सेम चीज आप इस वाले त्रिभुज में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये वाली साइड को कंसीडर किया है, इस त्रिभुज की, इस वाले एंगल को हमने लिया है और ये वाली साइड ली है। तो यहाँ से भी देखेंगे तो ये साइड हो गई, ये एंगल बीच में आ गया दोनों साइड्स के, और ये दूसरी साइड है। तो इस त्रिभुज से देखिए चाहे इस त्रिभुज से समझिए, तो आपको समझ आ जाएगा आपने कौन सा नियम लगाया है, साइड एंगल साइड का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि मेरा जो त्रिभुज है APB सर्वांग सम है त्रिभुज YPX के। और रीजन हमारा आएगा, कौन से वाला क्राइटेरिया लग रहा है बेटा यहाँ पे, साइड एंगल साइड। ठीक है ना, दो साइड और एक एंगल उनके बीच में। अब जो चीज मुझे यहाँ फाइनल बतानी है बेटा वो ये थी कि ये जो मैंने त्रिभुज लिखे है ना बेटा, इनको लिखने का एक तरीका होता है, वो आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पर APB लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पर लिख देती त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज XPY के, तो ये गलत हो जाता। पूछिए क्यों, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम त्रिभुज के नाम लिखते हैं तो यहाँ पर जो भी उसकी साइड्स और एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर, ये पहले AP है फर्स्ट टू में, तो AP को किसके बराबर होना चाहिए था, XP के, है ना, अगर आप ये वाला नियम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप AP जो है वो XP के बराबर तो नहीं है ना, वो तो PY के बराबर है। तो अगर आप इस वाले नियम को लिख रहे हैं, इस त्रिभुज को इस तरह से लिख रहे हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि पहली दो भुजा जो बन रही है AP वो XP के बराबर है, जबकि वो तो गलत है। और अगली जो बन रही है इसमें PB, वो PY के बराबर है। तो PB को देख लीजिए कहाँ है, ये PB PY के बराबर है।
तो ये भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो जब भी आप त्रिभुज के नाम लिखिए, वहां पर आपको ये जरूर देखना है कि जो जो भुजाएं या जो जो कोण आपस में बराबर दिए हैं वो आपस में सेम आने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने लिखा है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज वाई पी एक्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एपी को मैं किसके बराबर बता रही हूँ, वाईपी के। तो यहाँ देखिए एपी मेरा वाईपी के बराबर है, सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो पीबी है, पीबी वो किसके बराबर हो रहा है, पीएक्स के। तो यहाँ पर पीबी देख लीजिए, ये पीबी है, ये पीएक्स है, तो सही आ रहा है, ये सुनो। और इसके अलावा जो तीसरी चीज हमने देखी थी, एंगल का नाम, एंगल ए पी बी, तो ए पी बी ऐसे लिखा है ना, सेम सेम वे में। तो यहाँ पर भी देखिए वही लिखा है, वाई पी एक्स। तो जितनी भी चीजें हमने कंसीडर की है वो यहाँ पर नियम को भी फॉलो कर रही है। तो आपको जब भी आप त्रिभुज का नाम लिखे, उसकी सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया था कि त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी ए के। तो क्वेश्चन हमें कैसे करना है बेटा, सबसे पहले जब भी आपके पास त्रिभुज या चतुर्भुज वाला जो चैप्टर हम आगे करेंगे वो क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सोल्यूशन के साथ लिखना होता है दिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा आपका दिया है, कि आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है या आपको डायग्राम से कौन सी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, जैसे आप देख सकते हैं, हमें ये दिया हुआ है कि ए बी और सी डी बराबर है और ए डी और बी सी बराबर है, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में दिया है तो हम क्यों लिखे, लेकिन आपको ये मेंशन करना है, ये स्टेप्स होते हैं ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करने के। तो ए डी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। ये हम डायग्राम में भी मार्क कर लेते हैं अगर मार्क नहीं है। तो ए डी हमारा हो गया बेटा ये वाला ए बी, अच्छा ये ए बी था बेटा, यहाँ पर मैंने ए डी लिख दिया है, इसे बी कर देते हैं। ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी है हमारा ये वाला बेटा, ये ठीक है, ये बराबर है किसके, सी डी के, ये सामने सामने वाले। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम इस तरह से, ए बी बराबर सी डी। जैसे आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 में पहले से मार्क था, यहाँ नहीं है तो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है ए डी और बी सी बराबर है। तो ए डी हमारी ये लाइन बेटा, ये जो कर्ण जैसा दिख रहा है आपको, और ये बी सी हमारा ये रहा। तो यहाँ को इसे भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर हम डबल लाइन से मार्क करेंगे, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें लिखना होता है सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नहीं लिखा था क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ सिद्ध या दर्शाना नहीं था, डायरेक्ट हल करना था। बट यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, तो ये वाला जो आपको सिद्ध करना है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध कीजिए, क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए। कई बार क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए की जगह लिखा होता है दर्शाइए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्या सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी ए के। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हल, कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ये त्रिभुज या चतुर्भुज वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए, तो ये चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। दिया है, सिद्ध कीजिए, और ये डायग्राम डायग्राम क्वेश्चन पेपर पे बना है, फिर भी आपको अपने आंसर शीट पे भी बनाना है, और फिर हम करते हैं हल। अगर आप ये सब चीजें मिस कर देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन में ये दिया है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये मेंशन करना है, ये तरीका होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का। तो जो इसका हल है, सबसे पहले हम इसमें मार्क कर लेते हैं जो जो भुजा त्रिभुज हमें सर्वांगसम करने हैं। तो जो त्रिभुज है बेटा वो है ए डी सी। तो ए डी सी, ये देखिए ए डी, ये हो गया आपका ए डी, और फिर यहाँ से सी की तरफ। तो ये त्रिभुज है जो आपको सर्वांगसम करना है। किसके सर्वांगसम करना है, सी बी ए के। तो सी बी ए, तो सी बी ए हो गया बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक सी बी ए, तो ये वाला त्रिभुज हो गया आपका। तो इन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांगसम बताना है। तो पहला जो इसका हम हल में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे,
सबसे पहले जो त्रिभुज आपको सर्वांगसम करना होते हैं बेटा, उनको हम ले लेते हैं, उनके नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही स्टेप करेंगे कि हमें जो त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं तो उनके नाम लिखेंगे कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA। ठीक है, दोनों के नाम लिख लिए। अब इनमें जो चीजें बराबर बराबर है वो हम मेंशन करेंगे। तो ADC और CBA में क्या क्या चीजें आपस में बराबर है। तो अगर आप देखेंगे ADC ये वाला त्रिभुज बेटा, ठीक है, और CBA इसमें, तो देखिए ये वाली भुजा जो है ये पीले वाले त्रिभुज के अंदर आ रही है ना, जो मैंने पीले वाले से मार्क करा है, और ये वाली भुजा हरे वाले के अंदर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये हरे का पार्ट है, ये पीले का पार्ट है। तो ये वाली भुजा हरे की इस भुजा के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगी, CD और AB बराबर है। लिखते हुए बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो CD है बेटा, ये इस वाले त्रिभुज का भाग है ना, पीले वाले का, जिसका नाम ADC है। तो जहां आपने ADC लिखा है उसी के नीचे ही, अगर वो आपने पहले लिखा है तो पहले उसी भुजा का नाम लिखेंगे जो उस त्रिभुज की है। तो ADC ये वाला त्रिभुज है आपका ADC। तो इस त्रिभुज में आप ये वाली भुजा कंसीडर कर रहे हैं ना, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। आप AB बराबर में CD मत लिखिए, क्या लिखिए, CD बराबर में AB, क्योंकि आपने जो त्रिभुज लिया है पहले वो यही लिया है ADC। तो ADC जो आपने त्रिभुज लिया है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, CD बराबर है किसके, CD बराबर हमारे AB के। और रीजन क्या लिखना है, दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, अब अगेन इस त्रिभुज में आ जाइए, पीले वाले और हरे वाले में। ये पीले वाले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा थी बेटा, ये क्या थी, इस वाली भुजा के बराबर थी, है ना। देखिए, तो मार्क लगा रखे हैं मैंने कि ये डबल मार्क है और इधर भी डबल मार्क है। तो ये पूरी लंबी भुजा इस लंबी भुजा के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AD और ये BC क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD बराबर है BC के, और ये भी क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमें पहले से मेंशन था। तो इन क्वेश्चन में बेटा मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये दोनों बातें जो है मैंने यहाँ से ली है, जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी। ठीक है, बस हमें इसमें तीसरी चीज ढूंढनी होती है, क्या हमारे पास तीसरी चीज बराबर होगी। ठीक है, तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे आपने दो भुजाएं तो कंसीडर कर ली है, तो या तो एक भुजा आएगी या एक कोण आ सकता है। तो जब आप इसे देखेंगे त्रिभुज को, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं त्रिभुज जो है हमारे, इसमें हमें तीसरी चीज ढूंढनी है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ये जो नीचे वाला जो बेस है, ये AC, ये हमारे पीले त्रिभुज का भी भाग है, और यही हमारे इस हरे वाले त्रिभुज का भी भाग है। मीन्स ये वाली जो बेस आ रहा है, जो आधार आ रहा है, ये दोनों भुजाओं का आधार है। तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। मीन्स ये पीले त्रिभुज में भी है और हरे त्रिभुज में भी है, तो ये तो बराबर ही होगा। तो बेटा जो ये AC है हमारा, वो दोनों भागों में क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। मतलब हमारे जो ये वाला त्रिभुज है इसका भी ये पार्ट है, और जो हमारा हरा वाला त्रिभुज है इसका भी ये पार्ट है। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से कॉमन है। ठीक है ना, कॉमन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो आप चाहे कॉमन लिख लीजिए, चाहे आप उभयनिष्ठ लिख लीजिए, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आया है वो मेरा क्या है, AC बराबर AC, है ना, कि AC और AC बराबर है दोनों, कि वो इस त्रिभुज में भी है, ADC में और CBA में भी, उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, उभयनिष्ठ। ठीक, तो उभयनिष्ठ में को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप कॉमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कॉमन, ऐसा कोई मार्क्स नहीं कटते इसके। तो ये उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ पर हमारे त्रिभुज अगर आप देखेंगे, हमारे पास तीनों चीजें आ गई है, CD और AB बराबर आ गया है, AD और BC बराबर आ गया है, और AC और AC बराबर आ गया है। तो अगर आप त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे पीले वाले में, जो मैंने मार्क कर रखा है पीले से, तो ये वाली भुजा ली है हमने, ये वाली भुजा ली है, और ये वाली भुजा ली है। तो तीनों ही क्या ली है मैंने, भुजा ली है। तो यहाँ पर जो सर्वांगसमता का नियम लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, SSS, भुजा भुजा और भुजा। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज CBA के, और कौन सा नियम हमने लगाया है, SS और S। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC है तो सिद्ध कीजिए कि A से BC पर खींचा गया लंब AD BC को समद्विभाजित करता है। तो बेटा जैसा देख सकते हैं आप, इसमें हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो हमें डायग्राम को बनाना होगा, क्योंकि बिना डायग्राम के हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन में हमें कहा गया है त्रिभुज बनाना है ABC, जो कैसा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाएंगे ABC, AC हो गया हमारा, ये B हो गया, A B और C। तो हमने त्रिभुज बना लिया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB और AC आपस में बराबर है। तो AB और AC को आप बराबर कर दीजिए, AB और AC बराबर हो गए। और हमें सिद्ध करना है कि A से BC पर खींचा गया लंब, ये देखिए बेटा, A से, ये वाला जो बिंदु है A, ठीक है, यहाँ से BC के ऊपर एक लंब खींचा गया है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से हम एक लंब खींच लेंगे जिसका नाम है AD BC के ऊपर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये लंब का चिन्ह बना लिया है। ठीक है ना बेटा, ये लंब का चिन्ह है। हमें सिद्ध करना है कि जो BC है वो क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब ये जो BC है ये इस बिंदु से दो बराबर भागों में बट रहा है। मीन्स हमें सिद्ध करना है कि BD और DC क्या है, आपस में बराबर है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, क्या लिखेंगे इसका हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है जो क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है AB और AC बराबर है। इसके अलावा हमें ये चीज भी दी हुई है बेटा, ये लंब हमें दिया है, दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ADB, और ये 90 है तो इसके साथ भी क्या है, ये 90, ADC। तो हमें ये दिया है कि ADB बराबर है एंगल ADC के, और ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। नेक्स्ट जो हमें करना है, लिखना है वो सिद्ध कीजिए। क्या लिखेंगे हम, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कीजिए में हमें सिद्ध करना है बेटा कि ये वाला पोर्शन, ये देखिए कि BC को समद्विभाजित करता है AD, है ना। तो BC को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब वो बराबर भागों में बांट रहा है। तो मुझे सिद्ध करना है कि BD और DC आपस में बराबर है। तो इसका हल देखते हैं। हल के लिए बेटा हम यहाँ पर दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। मैं मार्कर से मार्क कर देती हूँ कौन कौन से त्रिभुज हम यूज कर रहे हैं। ये वाला त्रिभुज ABD वाला, ठीक है, और ये ग्रीन वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है ना। दोनों को मैंने अलग अलग से मार्क कर दिया है। ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्या करना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पहले हम त्रिभुज लिखते हैं। पहला जो त्रिभुज है हमारा वो है ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। तो ध्यान रखना है बेटा आपको, पहला त्रिभुज तो आपने ले लिया इजीली कैसे भी, है ना। इसको ABD ले लो, ADC ले लो, ADB ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमने पहला त्रिभुज ले लिया, जो दूसरा त्रिभुज हमें लेना है, हमें उसके करस्पॉन्डिंग हिसाब से लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपने लिखा ABD, तो पहले AB था आपका, तो यहाँ पर देखिए AB था ना, तो इस त्रिभुज के कौन सी वाली भुजा बराबर थी AB के, ये AC। तो मैं यहाँ पर AD नहीं लिख सकती थी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AC, ताकि ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा ना, ये पहला AB और ये AC आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें देखना होता है कि हमें त्रिभुजों को समान समान लेना है, एक जैसा करस्पॉन्डिंग। अब त्रिभुज ले लिए, अब हम इसे सर्वांगसम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी होती है, हमें वही यूज करनी होती है। जैसा आप देख सकते हैं AB और AC बराबर दिया हुआ है। AB हमारे इस वाले त्रिभुज का भाग है, ये जो पीला वाला मैंने आउटलाइन कर रखा है, और AC मेरे ये हरे वाले त्रिभुज का भाग है। तो इसको मैं लिख लूंगी AB बराबर है AC के, और ये हमें क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट जो हमें इसमें प्रूव करना है वो भी हमें दिया हुआ है कि ADB और ADC क्या है, बराबर है। तो देखिए ADB ये येलो वाला जो त्रिभुज है इसका भाग है, और ADC ये हरे वाले का है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, ADB, एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के, और दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री। तो दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमने ढूंढ ली है और लिख भी ली है। अब हमें अलग जो तीसरी चीज है जो गिवन नहीं है, मीन्स जो दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, वो देखनी है।
तो उसके लिए हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये और ये, इसमें अब आपको ऐसी चीज ढूंढनी है जो कॉमन हो, या फिर कोई कोण हो, या कोई भुजा हो आपस में बराबर। तो अगर आप देखेंगे इस त्रिभुज में ये पीला वाला यहाँ पर भी आ रही है लाइन भुजा, ठीक है, और ये हरे वाले जो त्रिभुज है उसकी भुजा भी है, ये एडी है ना, दोनों लाइन आ रही है ना, पीली भी है और हरी भी, मीन्स ये वाली जो भुजा है ये दोनों में क्या है, कॉमन है ना, और अगर ये कॉमन है तो बराबर होगी। तो इसका मतलब एडी और एडी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, कि एडी इधर भी है और एडी हमारा यहां भी है, और इसे हम लिखते हैं उभयनिष्ठ। क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को बेटा हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन, तो अगर आप कॉमन भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, कॉमन बोलते हैं। तो अब हमारा त्रिभुज क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी का। और अब हमें इसका नियम लिखना है, कौन सा नियम होगा। तो बेटा नियम कभी भी आप यहां से देख के मत लिख दीजिए कि पहली साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, आपको नियम को यहाँ पहचानना है और फिर लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए इस ये वाली तीनों साइड से ये तीन चीजें ले लेते हैं हम एबीडी वाले त्रिभुज में। तो एबीडी मेरा ये है, एबीडी में हमने ये एबी यूज किया है, दिख रहा होगा मार्क लगा हुआ है। उसके बाद हमने एंगल एडीबी यूज किया है, एडीबी मतलब ये वाला कोण जहां पर बिंदु दिख रहा होगा आपको, और फिर हमने एडी यूज किया है, ये एडी। तो एक भुजा ये यूज की है हमने, दूसरी भुजा ये यूज की है, और ये वाला कोण यूज किया है। तो अगर आप बोलेंगे कि ये तो एस ए एस हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एस ए एस है तो ए जो है आपका कोण है वो दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कोण है ये तो एडी और बीडी के बीच में आया है ना, तो ये बीडी तो मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने तो एबी और एडी यूज किया है। तो अगर एस ए एस वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो लगेगी तो कोण तो मुझे ये वाला यूज करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये कोण तो यूज नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर ये एस ए एस वाली प्रॉपर्टी आपकी नहीं लगेगी। यहाँ पर जो आपका नियम लगेगा वो है बेटा आर एच एस। कौन सा, आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल इंग्लिश में, ठीक है, राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री, तो आपने 90 डिग्री का कोण यूज किया है ना, ये वाला कोण, ये देखिए ये वाला, ठीक है। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, त्रिभुज के अंदर जो ये सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ये भी आपने यूज की है त्रिभुज में। और एस मतलब साइड की कोई भी साइड, तो आपने ये वाली साइड यूज की है। तो यहाँ पर आपका ये एस ए एस वाला नियम नहीं लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, आर एच एस। तो आपके जो दोनों त्रिभुज है वो क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है वो सर्वांगसमता तो सिद्ध नहीं करनी, हमें सिद्ध करना है कि बीडी और डीसी बराबर है या नहीं। तो अब यहाँ पर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बेटा, तो इस त्रिभुज में देखो ये बीडी है और इस त्रिभुज में ये डीसी है, तो ये इस त्रिभुज का भाग है और ये इस त्रिभुज का भाग है, और ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। इसका मतलब बीडी और डीसी भी क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। हम इसे लिख सकते हैं कि बीडी बराबर है सीडी के या डीसी के, जो भी आपको लिखना है, बीडी बराबर डीसी, और रीजन लिख देते हैं हम इसमें सीपीसीटी, ठीक है। ये इंग्लिश हो चाहे हिंदी, आपको सीपीसीटी ही लिखना होता है। सीपीसीटी का मतलब होता है इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है करस्पॉन्डिंग पार्ट, सी से करस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कि जो ट्रायंगल या जो त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया है ये उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना। तो अब हम इसमें ये क्वेश्चन जो है थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दी गई आकृति में AC एंगल A व एंगल C को समद्विभाजित करता है तथा AD 5 है, तो AB ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये AB जो है बेटा ये फाइंड आउट करनी है कि ये AB कितनी होगी जब AD जो है हमारा वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें जो नियम लगाना है, यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या क्या हमें दिया है, ठीक है, दिया है। तो अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ था कि आपका ये जो AC है बेटा वो एंगल A और C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है।
तो अगर आप देखेंगे AC आपकी ये वाली भुजा है ना, ये एंगल A को, ये एंगल A पूरा है, उसको समद्विभाजित कर रहा है। मतलब अगर मैं ये देखूं, ये पूरा एंगल है एक, इस पूरे को क्या कर रहा है वो समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये वाला एंगल और ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में क्या है, बराबर है। समझ आ गया समद्विभाजित का कहने का मतलब क्या है। सिमिलरली यही वाला AC जो है आपका, इस C वाले कोण को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब सपोज ये पूरा C है, तो इसका ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ये और ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो अगर मैं कहना चाहूं, सपोज अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है पूरा, तो ये AC की वजह से ये दो भागों में बढ़ गया, ऊपर और नीचे। तो ऊपर 30 और नीचे 30 हो गया। समझ गए। और सपोज ये एंगल C है, सपोज 80 डिग्री का मान लूं अगर मैं, तो इस AC की वजह से ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, ऊपर वाला 40 हो जाएगा, नीचे वाला भी 40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक है, डबल कर देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये AB कितना है बेटा, ये इस साइड, ये हमें नहीं पता, हमें ये पता करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि A और C को समद्विभाजित कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर मैं इनके नाम लिख लेती हूँ, नाम लिखने से इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ। ये वाला कोण मेरा 1 हो गया, ये हो गया मेरा 2, ठीक है, ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 4। ठीक है, तो आप चाहे तो नंबर से कर सकते हैं और चाहे तो आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं कि जैसे सपोज ये एंगल 1 है, इसका नाम हो जाएगा बेटा BAC, है ना, B, फिर इस कोने पे आएंगे हम A और फिर ये C। तो चाहे आप उसको पूरे को एंगल 1 लिख दीजिए या फिर BAC। ठीक, तो मैं लिख रही हूं, अब हमें जो दिया है, हमें क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। और रीजन लिख देंगे कि AC क्या कर रहा है, AC एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये सीधा डायरेक्ट नंबर्स में नहीं दिया हुआ था, ये हमने खुद से ये जो हमारा ये जो शब्दों में दिया हुआ था उसको हमने मैथमेटिकल टर्म में लिखा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि मैंने ये मैथमेटिकल टर्म क्यों लिखा है, कि एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल A और एंगल C समद्विभाजित हो रहे हैं AC द्वारा। तो ये हमारा दिया है आ गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर बेटा हमारे को सिद्ध नहीं करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, यहाँ पर सिद्ध नहीं है, ज्ञात कीजिए लिखेंगे हम। क्या ज्ञात करना है, हमें AB की लेंथ ज्ञात करनी है कि AB कितना होगा। तो हल देख लीजिए इसका। अब हल करने के लिए बेटा यहाँ पर आप देखें तो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज मैं सर्वांग प्रूव कर दूं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जितना AD होगा उतना ही AB होगा। तो पहले मुझे उसके लिए सर्वांगसमता दिखानी पड़ेगी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है। तो पहले मैं त्रिभुज ले लेती हूँ। पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज ADC और त्रिभुज। तो पहला तो देखिए बेटा आपने अपने तरह से लिख दिया, ADC लिख दीजिए, ACD लिख लीजिए, DCA लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा जो त्रिभुज है, जो हमें ये वाला त्रिभुज है, ये हमें इसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है ना, तो देखिए ADC, ADC, तो यहाँ पर कोण हमें बराबर दिए हुए हैं। तो ये पहले जो है हमारा पॉइंट, यहाँ पर A लिया है मैंने, तो ये वाला कोण आ रहा है वहां पर 2। तो ये किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है। तो पहले मुझे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, यहीं A से। तो क्या लिखूंगी, A। नेक्स्ट जो मैंने इसमें लिया है वो लिया है AD। D के बाद यहाँ आए हैं हम, तो यहाँ पर भी आप AB, यहाँ चले जाइए B और फिर C, ABC। तो अब यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो जो चीजें हमें दी हुई है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें जो दिया हुआ था वो था एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो अगर आप देखेंगे एंगल 1 जो है बेटा, एंगल 1 और 2 बराबर है, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 2 लिख दीजिए पहले और 1 बाद में।
क्यों लिखेंगे 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर? क्योंकि बेटा पहले मैंने क्या लिखा है, एडीसी लिखा है ना त्रिभुज, तो एडीसी जो त्रिभुज है उसमें तो 2 वाला बन रहा है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 लिखना चाहिए पहले। ठीक है, और फिर दूसरा है एबीसी, उसमें एंगल 1 है तो वो एंगल 1 लिख लिया। सिमिलरली जो दूसरी चीज थी वो क्या थी, 3 और 4 बराबर है, तो पहले हम इस वाले त्रिभुज का लिखेंगे, इसमें 4 है, 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो मैं क्या लिख दूंगी कि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है। एंगल 4 बराबर एंगल 3, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। एज सच इनको आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिस त्रिभुज को हम पहले लिख रहे हैं तो उसका जो भाग हम यूज कर रहे हैं, जो भी एंगल या साइड, वो हम उसी की साइड लिखें। ठीक है, 3 और इक्वल्स टू 4 लिख देंगे तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने दो एंगल्स क्या कर लिए, आपस में बराबर कर लिए हैं। अब हमें तीसरी चीज चाहिए, तो तीसरी जो है, जब आपको पता ही होगा आपके पास दो एंगल आ गए, तो आपके पास जो तीसरी है वो साइड ही होगी, क्योंकि एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया है और एक एंगल एंगल साइड वाला क्राइटेरिया है। एंगल 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 वाला कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो ये दो क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, तो मीन्स दो एंगल आ चुके हैं आपके पास, तो आपको एक साइड ही मिलनी चाहिए। तो अब त्रिभुज में हम देख लेते हैं कोई साइड जो है वो आपस में बराबर है या नहीं। तो अगर मैं मार्कर से मार्क कर दूं, हमने लिया है ये वाला त्रिभुज बेटा, ए डी सी, ये वाला त्रिभुज हम यूज कर रहे हैं, और ये वाला है ना, ये वाला त्रिभुज यूज कर रहे हैं हम। तो अगर आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है ए सी, इस पे येलो वाला मार्कर भी चल रहा है आपका और ग्रीन वाला मार्कर भी चल रहा है, इसका मतलब ये दोनों भुजा, ये जो भुजा है दोनों त्रिभुज का पार्ट है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारा उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अब, AC और AC आपस में बराबर है, और कैसे है वो, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। तो अब हमारा त्रिभुज जो है वो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC के। और नियम लिखना है, तो नियम मैंने कहा था आप डायरेक्ट यहां से नहीं लिखेंगे कि एंगल एंगल साइड हो गया या एंगल साइड एंगल, आपको ये चीजें यहाँ पर ढूंढनी है और फिर देखना है। तो देखिए पहले ADC वाले से ही हमें पता चल जाएगा, ADC ये रहा नीचे, उसमें हमने क्या क्या यूज किया है, एंगल 2 यूज किया है, एंगल 4 और AC। तो एंगल 2 बेटा यहाँ पर है, एंगल 4 यहाँ पर है, और AC उन दोनों के बीच में है। तो एंगल, फिर ये बीच में साइड, और फिर ये कोने में दूसरा एंगल। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो लग रहा है आपका एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। लेकिन सर्वांगसमता हमारा जो क्वेश्चन था वो नहीं था, हमारा क्वेश्चन है हमें AB की लेंथ ज्ञात करनी है ना, AB कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो AD है बेटा, ठीक है, ये AD, ये AD और AB क्या है, बराबर। और आप यहां से अगर देखेंगे जो आपने त्रिभुज लिखे हैं, तो यहां से भी ये देखिए, ये AD और ये AB आपस में क्या हो गए, बराबर। पहले पार्ट है ना, ये भी पहला बिंदु है, ये भी तो पहला बिंदु है, यहाँ पर भी पहला है, ये भी पहला है, तो AB और AD आपस में बराबर है। और रीजन हम लिख देंगे, क्या रीजन है, AD बराबर है किसके, AB के, और रीजन आएगा यहाँ पर CP CT, है ना, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है इससे पहले। CP CT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल सर्वांगसम हो चुके हैं उनकी ये संगत भुजाएं या संगत कोण है, उसका कोई पार्ट है। तो AD और AB बराबर हो गए, तो AD और AB अगर बराबर हो गए हैं, तो AB की जो लेंथ है, AB जो है हमारा, वो कितना आ जाएगा, जितना AD है, AD कितना है 5, तो AB कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो AD आ गया हमारा, AB आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 4 ओवर होता है यहाँ पर। क्वेश्चन 5 है बेटा, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC का मध्य बिंदु D है। D से AB और AC पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां समान है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ डायग्राम नहीं है, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन की हेल्प से पहले हम डायग्राम बनाते हैं, देन हम अपने सॉल्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC। तो ये हमने त्रिभुज बना दिया, ये हमारा त्रिभुज हो गया बेटा AB और ये C। तो ABC हमारा त्रिभुज है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो BC है उसका मध्य बिंदु D है।
तो आपको ये भुजा दिख रही होगी BC, इसका मध्य बिंदु मीन्स इसके मिडिल वैल्यू, मतलब बीच का बिंदु, वो क्या है, D है। तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा लेंगे बीच में D, जिसको नाम दे देंगे हम ये बिंदु D। तो आपको पता है ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD और CD बराबर है, तो हमने मार्क भी लगा लिया बराबरी का। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि D से AB और AC पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां समान है। तो आपको क्या करना है, D से बेटा ये जो बिंदु D है इससे लंब खींचे गए हैं, एक लंब AC की तरफ और एक लंब AB की तरफ। तो पहले हम लंब बना लेते हैं। ये हमने बना लिया लंब, ठीक है, चिन्ह भी लगा देंगे लंब का 90 डिग्री का कोण का, और यहाँ पर भी हमने चिन्ह लगा दिया। तो लंब बना लिया है हमने, लेकिन लंब के आगे उसने एक चीज और लिखी थी कि उन लंबों की लंबाइयां समान है। इसका मतलब ये जो हमारे लंब है ये आपस में क्या है, समान है, जितना ये है उतना ही ये है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो लंब आपने बनाया है ये जिस बिंदु पर AB को कट कर रहा है उस बिंदु का नाम हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो मैंने यूज कर लिया M और इस साइड N। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे हम, क्या कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है हमारा ABC, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है बेटा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, ठीक है, दिया है। तो दिया है में आपके पास जो जो बातें इस यहाँ क्वेश्चन में दी गई है वो हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें पहले दिया गया था कि मध्य बिंदु है D, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, BD और CD आपस में बराबर है। आप यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। मैंने यहाँ रीजन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये मैथमेटिकल टर्म में इस तरह से हमें नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने इस स्टेटमेंट को इस टर्म से लिखा है BD बराबर CD, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रीजन भी दिया है। अगली जो चीज थी वो क्या था, लंब। तो ये वाला जो कोण बन रहा है बेटा आप देखेंगे DMD या फिर BMD, ये बीच में रखना है M आपको, और ये DNC, ये CND, यहाँ पर N बीच में रखना है। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये जो लंब बने हैं, लंब हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BMD बराबर है एंगल CND के, क्योंकि 90 डिग्री का है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि लंब जो थे वो हमारे बराबर थे। तो यहाँ मैं बराबर का चिन्ह लगा चुकी हूँ, ये देखिए। तो मैं लिख सकती हूँ DM और DN आपस में बराबर है। तो अब हम लिखेंगे DM बराबर DN। अब लिखेंगे हम सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, जो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं मार्कर से मार्क कर देती हूँ कौन कौन से हम त्रिभुज ले रहे हैं। तो हमें बेटा एक सेकेंड, तो हम ले रहे हैं ये वाला त्रिभुज, एक BDM वाला, और दूसरा त्रिभुज हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला है, छोटा, बड़ा नहीं ले रहे हम, कोई भी छोटे वाले त्रिभुज हम ले रहे हैं। ये जो दो त्रिभुज मैंने मार्क किए हैं ये, तो हम इन त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। जो पहला त्रिभुज है हमारा उसका नाम हो गया आपका BDM और त्रिभुज। तो बेटा पहला त्रिभुज तो हम अपने आप से लिख सकते हैं किसी भी तरह से, है ना, कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा त्रिभुज होता है हमें कंसीडर करना होता है वो हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, इसके हिसाब से। तो पहले हम इसमें क्या लिखा है, BD। तो देखिए BD ये है और ये किसके बराबर था, CD। तो मैं इस BD के बाद यहाँ पर जो लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, CD। ठीक है, आप BC नहीं लिखेंगे, DN नहीं लिखेंगे, NC नहीं लिखेंगे, कैसे लिखना होगा आपको, CD। कैसे लिखेंगे हम इसे, CDM। तो त्रिभुज हमने कंसीडर कर लिए हैं, M नहीं है N है, ये CDN। तो अब हम इन्हें सर्वांग सम करेंगे।
तो सर्वांग करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिया है में हमने 3 चीजें पहले ही लिख ली है। तो बस आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये तीनों चीजें यहाँ नोट डाउन दोबारा से करनी है। तो हम लिखेंगे BD बराबर CD दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंगल BMD बराबर एंगल CND ब्रैकेट में 90 डिग्री। फिर DM बराबर DN। 3 चीजें हो गई है, तो हमारे त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गए हैं। BDM सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज CDN के। अब यहाँ नियम लिखेंगे या क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं कि कौन सा नियम हमने फॉलो किया है। तो मैंने पहले भी बताया है क्वेश्चंस में कि कभी भी आप यहाँ से डायरेक्ट मत लिखिए कि यहाँ पर एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड हो गया। हमेशा इसको, ये जो एंगल और साइड आपने चूज किए हैं उनको यहाँ पर वेरीफाई कीजिए कि किस तरह का नियम लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ BDM वाला त्रिभुज के हिसाब से चलते हैं। BDM वाले को देख लेते हैं। हमने BD यूज किया है ये, ठीक है। फिर ये वाला कोण यूज किया है BMD वाला, और फिर ये DM यूज किया है ये। तो मीन्स ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाला कोण यूज किया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि SAS होगा तो वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर SAS तभी लगता है जब कोण जो है आपका, एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला नियम यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ जो नियम लग रहा है वो है RHS, ठीक है। R का मतलब होता है राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री का कोण, वो यूज किया है आपने। H का मतलब हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, वो भी यूज किया है, यहाँ पर ये कर्ण है। और S मतलब कोई भी भुजा, तो ये दूसरी भुजा हमने यूज की है। तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। लेकिन हमें सर्वांगसमता नहीं दिखानी, हमें बताना है कि त्रिभुज हमारा क्या है, समद्विबाहु है। और कौन सा, ABC। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि BDM और CDN आपस में सर्वांगसम हो गए, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो कोण B बन रहा है वो किसके बराबर हो गया, कोण C के। कैसे हो गया, CPCT से। CPCT का मतलब होता है, मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, मतलब जो त्रिभुज सर्वांगसम है उन्हीं के ये भाग है जो हमने यूज नहीं किए हैं सर्वांगसमता में। तो एंगल B देखिए यहाँ पर आ रहा है, और एंगल C यहाँ पर भी पहले पॉइंट पे आ रहा है ना। तो एंगल B और एंगल C सर्वांगसम बराबर हो गए CPCT से। तो अगर एंगल B और एंगल C बराबर है, तो इस तरह से मैं क्या कह सकती हूँ कि त्रिभुज जो है ये हमारा ABC, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। क्योंकि दो कोण क्या है इसके, बराबर है ना। तो अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एंगल B के सामने AC है और एंगल C के सामने AB है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई। तो चाहे तो आप बस इतना भी लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C बराबर है इसलिए वो समद्विबाहु है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि AB जो दे है, AB, ये जो एंगल B है उसके सामने AC बना है। तो एंगल B के सामने AC है और एंगल C उसके सामने AB है, तो बराबर AB, ठीक है ना। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, है ना, यही रीजन होता है इसका, सम्मुख भुजाएं। तो दो भुजाएं आपकी बराबर आ गई है, इसका मतलब जो आपका त्रिभुज था ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण, उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दिया, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जो समद्विबाहु हो। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं P, Q और R। तो ये समद्विबाहु है तो दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो बराबर भुजाएं हमने PQ और PR को मान लिया है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है
तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उस हिसाब से हमने क्या माना, पी क्यू और पी आर को हमने बराबर माना है। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध हमें सिद्ध करना है कि जो सम्मुख कोण है वो समान है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये जो पी क्यू है बेटा, इसके सम्मुख ये वाला कोण होगा जो उसके सामने बन रहा होगा आर, और ये जो पी आर है उसके सम्मुख उसके सामने वाला कोण होगा, वो कौन सा है, क्यू। तो आपको क्यू और आर को आपस में बराबर शो करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल आर और एंगल क्यू आपस में बराबर है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर आर बराबर क्यू, एक ही बात है। तो इसे हल करने के लिए पहले हमें इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना कंस्ट्रक्शन होता है जो हमें अपने एंड से करना होता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आता जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, किस में नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे। ठीक है, लंब आपको पता ही होगा क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें एक लंब खींचना है इस तरह से। ठीक है, और इस लंब का यहाँ पर हम नाम रख देते हैं एम। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे दो त्रिभुज आ गए हैं। ठीक है, दो त्रिभुज आपके पास बन गए हैं। एक त्रिभुज है आपका ये वाला बेटा, ठीक है, और एक त्रिभुज है आपका ये वाला, मार्क कर देती हूँ ये। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिद्ध कीजिए वो कर पाएंगे। तो कैसे करना है इसे देखते हैं। पहले त्रिभुज कंसीडर कर लेते हैं। रचना में हम क्या लिखेंगे बेटा, रचना में आप लिखेंगे कि हमें रचना क्या करनी है, पी एम हमने बनाया है। हमने क्या बनाया है, वो लंब बनाया है। तो ये लंब का चिन्ह होता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो हमने लिख दिया पी एम। लंब है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। तो ये हमारी रचना होगी। अब हल कर लेते हैं इसका सॉल्व। हल हल के लिए आपको पहले त्रिभुज लेना है। हम ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू एम, और जैसा कि आपको पता है पहला त्रिभुज तो हमने ले लिया है अपनी तरफ से, दूसरे को हमें इसके अकॉर्डिंग लेना होगा। तो पहले मैंने पी क्यू लिखा है, तो देखिए ये पी क्यू है, तो उसके बराबर वाली जो भुजा है वो क्या है, पी आर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी आर। आर पी नहीं लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना है त्रिभुज पी आर और एम। तो अब इन त्रिभुज को बराबर हम सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम के लिए सबसे पहले जो चीज है वो है पी क्यू बराबर पी आर, जो हमें दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि बेटा ये देखिए, ये जो लंब बन रहा है दिख रहा है ना, ये इधर 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। तो इस त्रिभुज के अंदर भी एक 90 का कोण है और इस त्रिभुज में भी। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो कोणों के नाम लिख लेंगे। एंगल पी एम क्यू बराबर है एंगल पी एम आर के, और वो क्या है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है, वो दोनों 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट जो है इसमें अगर आप देखेंगे कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाली जो लाइन है पी एम, है ना, ये वाली जो भुजा है, देखिए ये येलो वाला त्रिभुज जो है उसका भी भाग है, और जो ग्रीन वाला त्रिभुज है उसका भी भाग है। तो एक तरह से ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो कॉमन वाले को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, पीएम बराबर है पीएम के, और रीजन आएगा इसमें उभयनिष्ठ। क्या आएगा, उभयनिष्ठ। तो हमारा जो त्रिभुज है दोनों वो सर्वांगसम हो गए। पी क्यू एम सर्वांगसम हो गया है हमारा त्रिभुज पी आर एम के। अब रीजन हमें लिखना है, नियम कौन सा लिया है हमने। तो मैंने कहा था नियम के लिए हम त्रिभुज देखेंगे। पी क्यू एम में आपने बेटा ये वाली भुजा ली है पी क्यू, इसके अलावा आपने ये वाला भुजा ली है पीएम, और ये वाला कोण लिया है। तो ये 90 डिग्री का कोण लिया है, एक कर्ण लिया है, और एक भुजा ली है। तो ये वाला जो नियम होता है ये होता है आपका आर एच एस। तो कौन सा नियम लगाया है आपने, आर एच एस नियम। ठीक है ना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो जब आपके ये दोनों त्रिभुज जो है आपके सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम होने के बाद बेटा ये वाला जो कोण है Q और जो ये कोण है R, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल Q जो है वो बराबर हो गया एंगल R के, किसकी वजह से, CPCT से, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उल्टा बोल दिया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल आपके सर्वांगसम है उसके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है।
देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज जहाँ पर हमने की लिखा है, यहाँ पर भी क्यू बीच में आ रहा है और यहाँ भी आर बीच में आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है क्यू में और आर में वो आपस में बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ओवर हो गया है, हमने जो सिद्ध कर दिया है। इसी के साथ बेटा हमारा वीडियो आज का ओवर होता है। आज के वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाए हैं। तो आपके जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, तो उसे देखना मत भूलिए। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, चैनल कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।